सादर नमस्कार। हमारे साथ ज्योतिर्विज्ञान विषय की इस श्रृंखला में जिसका हम 5वां भाग प्रसारित कर रहे हैं, हमारे साथ इस विषय के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर रामदेव साहू जी, जो हमारे आचार्य रूप में हमारे साथ विराजमान हैं। इस श्रृंखला के 5वें भाग के प्रारंभ में जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि सूर्य को वेदों में आत्मा कहा गया है। यह सूर्य के कारण ही सब वनस्पतियों की वृद्धि होती है, प्राणियों की वृद्धि होती है, जिसके कारण हम अन्न आदि से पोषित होते हैं। तो क्या इसकी दशा और अंतरदशा में यह पोषण देने वाला है लेकिन मृत्यु नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसकी दशा और अंतरदशा में मृत्यु होती है, तो इसका क्या कारण है? हम हमारे आचार्य जी से पहले प्रश्न के रूप में इसका निदान जानना चाह रहे हैं। देखिए, सूर्य मारक ग्रह नहीं है, प्राणियों को प्राण प्रदान करने वाला ग्रह है। लेकिन फिर भी क्या है कि आपका प्रश्न ये है कि इसमें मृत्यु क्यों होती है। तो देखिए, मृत्यु होना तो स्वाभाविक है। दूसरी बात क्या है कि मृत्यु तभी होती है जब अनिष्ट कारक ग्रह का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत अधिक हो। तो दूसरी बात ये है कि सूर्य की दशा महादशा होने से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य के कारण मृत्यु हो रही है। वहाँ मृत्यु देने वाला जो ग्रह है वो कोई दूसरा है। ऐसा नहीं कि सूर्य मृत्यु देने वाला ग्रह है, ये नहीं है। वहाँ मारक ग्रह कौन सा बन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। सूर्य केवल उस स्थिति में मारक हो सकता है जब सूर्य क्या है कि अनिष्ट कारक भाव का स्वामी होकर के किसी अनिष्ट कारक भाव में बैठा हो। तो उस स्थिति में क्या है कि सूर्य की जो महादशा होगी वो प्राणी के लिए अनिष्ट फलदायक होगी। उनमें से मृत्यु भी एक हो सकता है जी, लेकिन उसमें भी केवल सूर्य की भूमिका नहीं रहेगी। सूर्य केवल वो काल उपस्थित करेगा, बल्कि उसमें जो कारक है वो कारक ग्रह तो दूसरा ही होगा। ये है। इसलिए क्या है कि सूर्य की दशा महादशा में मृत्यु हो सकती है क्योंकि वो तो काल का उपस्थापक है जी। लेकिन अब उसके अंदर मारक कौन बन रहा है, तो ये क्या है कि मारक ग्रह का निर्णय जिस विधि से किया जाता है, जैसे हम क्या है कि जो है उसमें सप्तमेश को, अष्टमेश को, द्वादशेश को, और फिर उनमें से कौन सबसे अधिक बलवान है, हम क्या है कि जो निर्धारित करते हैं जिन सूत्रों से, तो उनसे पता चलता है कि इसमें उसमें भी क्या है कि हम जो है 2-3 श्रेणियां निर्धारित करते हैं कि प्रथम श्रेणी का मार्केश कौन है, द्वितीय श्रेणी का मार्केश कौन है, तृतीय श्रेणी का मार्केश कौन है। यदि महादशा भी क्या है कि किसी मार्केश की पड़ रही हो और अंतरदशा भी किसी मार्केश की पड़ रही हो, प्रत्यंतर भी मार्केश का आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है जी। तो इसलिए क्या है कि यदि तीनों दशाएं ऐसी आ जाए, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, तब व्यक्ति क्या है कि मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उसमें केवल अकेले सूर्य की भूमिका नहीं रहती। सूर्य महादशा का स्वामी हो सकता है लेकिन अंतरदशा तो दूसरी होगी, या सूर्य की अंतरदशा चल रही तो महादशा किसी और की होगी, प्रत्यंतर किसी और का होगा। तो तात्पर्य ये है कि सभी दशा के साथ केवल महादशा की ही बात नहीं है, उसके साथ साथ क्या है कि उसके अंतरदशा का, उसके प्रत्यंतर का, उनका भी क्या है कि वो जानकारी करनी पड़ेगी। और उसमें भी क्या है कि मारक ग्रह इसका कौन सा है उसका क्या है कि देखना पड़ेगा, और वो क्यों मारक बन रहा है इस समय ये भी ज्ञान करना पड़ेगा। तब क्या है कि आपको इस स्थिति का पता चलेगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य की महादशा चल रही तो इसमें मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी तो कल्पना बिल्कुल क्या है कि निराधार कल्पना है। ऐसी बात तो क्या है कि संभव नहीं है। जैसे हम सभी शुभ कार्यों को करने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, तो क्या चंद्रमा को ही क्यों देखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, चंद्रमा को इसलिए देखते हैं, एक तो चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है जी, सारे ग्रहों के अंदर सबसे इसका जो स्वभाव है वो बड़ा सौम्य है, आकर्षक भी है। तो ये क्या है कि कार्य की जो प्रवृत्ति है हमारी उसमें हमें बहुत सहयोगी है। उस सहयोगी बनने का एक कारण है कि ये हमारे पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है, और निकट है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है हमारे ऊपर। दूसरी बात ये भी कि चंद्रमा मन का स्वामी है, मन के ऊपर इसका अधिकार है, और मन से ही सब काम में प्रवृत्ति होती है। हम शुभ काम में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो शुभ काम में प्रवृत्ति में हमारा मन ही तो प्रवृत्त होगा, तभी तो प्रवृत्ति होगी जी। और मन चंद्रमा ही है,
तो इसलिए क्या है कि चंद्रमा यदि अच्छा होगा तो हमारी प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, हमारी प्रवृत्ति निश्चित रूप से उस शुभ कार्य में जो प्रवृत्ति हो रही है जी। तो प्रवृत्ति और अच्छे तरीके से होगी। जी जी। तो इसलिए क्या है कि चंद्रमा को देखना आवश्यक है। हम्म। यदि चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है हम्म। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अभी तो हमारी प्रवृत्ति बन रही है, हम्म। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हमारा मन बदल जाए हम्म। और उस प्रवृत्ति में कोई हम खुद ही बाधक बन जाए। हम्म। ऐसा भी तो संभव है ना जी कि आज तो हमारी प्रवृत्ति बन रही है, कल कहते नहीं नहीं वो तो कल गलत किया था इसलिए क्या है कि इसको बदल देते हैं। जी। है तो आपने जो अच्छी प्रवृत्ति की थी आप स्वयं उसके बाधक बनकर उसको आपने हटा दिया है। बाद में आपको जाकर के पता चले है कि अरे वो तो गलत कर दिया, किया तो था लेकिन वो तो फिर हमने हटा दिया और अब वो तो जो है अब संभव नहीं है और हमने तो गलत कर दिया। तो देखिए तात्पर्य ये है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए और हमारी कार्य में क्या है कि शुभ फल मिले, सफलता मिले, तो इसके लिए क्या है कि चंद्रमा को देखना आवश्यक माना गया है। जी। क्या ये जो मंगल ग्रह है ये भी हमें शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, ग्रह है हमारे लिए? देखिए मंगल ग्रह भी शुभ फल देने वाला है, ऐसी बात नहीं कि अशुभ फल ही देता है मंगल। हमारे शरीर में भी जो सप्त धातुएं बनती है तो उनमें हमारे शरीर के अंदर रक्त बनाने वाला तो एकमात्र मंगल ही है। यदि मंगल नहीं हो तो हमारे शरीर में रक्त ही नहीं होगा और ऐसी स्थिति में क्या है कि जी कैसे पाएंगे, शरीर कैसे चलेगा? क्योंकि 7 धातुएं जो है उनमें से मंगल क्या है कि रक्त का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है, यानी उसकी रश्मियों से ही क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। जो गर्भ में जो क्या है कि मंगल की जो रश्मियां पहुंचती है तो उससे क्या है कि उस शरीर के अंदर रक्त बनता है। जी। तो तात्पर्य ये है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि वो क्या है कि पाप ग्रह होने से क्या है कि नकारात्मक है, ऐसा नहीं है, वो सकारात्मक भी है। जी। और उसका फल क्या है कि अच्छा भी मिलता है। अच्छा तभी मिलेगा जब वो अच्छी जगह पर बैठा होगा और अच्छे भाव का मालिक होकर के बैठा होगा। लेकिन ये है कि कुछ स्थानों पर उसका बुरा फल भी मिलता है, जैसे लग्न में मंगल बैठा है किसी के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मंगल खराब है। लग्न में यदि अच्छे भाव का स्वामी होकर के मंगल बैठा है जी, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि किसी का तुला लग्न है जी, और तुला लग्न में क्या है कि वो जो है मंगल बैठा है तो धन भाव का मालिक होकर के बैठेगा है। तो और उसके साथ ही क्या है कि वो अच्छे भाव का किसी का यदि मालिक है दूसरे भाव का तो क्या है कि अच्छा फल दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जहां 2 राशियों वाले ग्रह वहां पर दोनों को देखना पड़ेगा आपको। जी। यदि दोनों की क्या है कि दोनों राशियों का जो है वो अच्छी जगह पर है और दोनों राशियों का स्वामी होकर के जो मंगल अच्छी जगह पर बैठा है तो वहां पर अच्छा फल देगा, लेकिन उसका बुरा फल भी मिल सकता है क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है कि नीचे सप्तम पर पहुंच रही है। तो वहां पर क्या है कि वो विवाह के अंदर बाधा बन सकता है, गृहस्थ जीवन में बाधक बन सकता है, लेकिन ये है कि उसकी भौतिक उन्नति में वो सहायक है। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ ग्रह सहायक भी होता है और जहाँ ग्रह अनिष्ट कारक भी होता है, दोनों स्थितियां भी बन जाती है। ऐसा नहीं है, एकांतिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि ये ग्रह खराब ही है, ऐसा नहीं है। कुछ उसका फल क्या है कि कुछ मात्रा में अच्छा भी हो सकता है तो कुछ मात्रा में बुरा भी हो सकता है। लेकिन वहां निर्णय क्या है कि उसको करना है जो ज्योतिषी है, उसको जी, निर्णय उसको करना है, क्योंकि उपाय उसको बताना है। जी, तो ऐसा नहीं हो कि उपाय बताने के लिए वो क्या है कि मंगल को नष्ट कर दे तो जो अच्छा फल मिलने वाला था वो भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बुरा फल नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए उपाय बताइए, लेकिन ऐसा उपाय मत बताइए कि जिससे क्या है कि अच्छा फल भी चला जाए नहीं मिले। तो ये क्या है जैसे बुध जो है वो एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, तो क्या उसके भी हम बलवान होने का विचार कर सकते हैं? वह बलवान कैसे हो सकता है? देखिए नपुंसक तो संज्ञा है उसकी। जी। नपुंसक ऐसा नहीं है कि वो कोई पुरुष की तरह है और क्या है कि उसमें नपुंसकता है तो उसमें वीर्य का अभाव, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो क्या है कि पिंड है और नपुंसक तो उसकी संज्ञा हमने की है, हमने उसकी संज्ञा कल्पित की है। जैसे किसी का नाम हमने राम रख दिया, किसी का मोहन रख दिया, किसी का कृष्ण तो वैसे ही हमने क्या है कि उसको एक संज्ञा रख दी नपुंसक है। तात्पर्य ये है कि वो नपुंसक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? तो इस कारण से उसकी क्या है कि नपुंसक संज्ञा कर दी। नपुंसकों की उत्पत्ति में भी बुद्ध का योगदान है। अच्छा। तात्पर्य ये है कि शनि और बुध ये दोनों जब क्या है कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालते गर्भस्थ भ्रूण पर, तब वो नपुंसक उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या है कि बुध को क्या है कि नपुंसक ग्रह इसलिए माना गया। जी। शनि और दूसरा ग्रह कौन सा प्रभाव डालता है गर्भ पर? शनि और बुध दोनों। तब क्या है कि वो नपुंसक की उत्पत्ति होती है। अब देखिए क्या है कि शनि जो बुध है, बुध आपकी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि उसमें बल नहीं होगा
तो बुद्धि कम और ज्यादा कैसे होगी? किसी में कम बुद्धि है, किसी में ज्यादा बुद्धि है, तो अंतर दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बुद्ध के बल के अनुसार ही तो बुद्धि आएगी उसमें। जी। बुद्ध का कितना बल है उसी हिसाब से उसमें बुद्धि आएगी। तो बुद्ध जिसका अधिक बलवान होगा उसमें क्या है कि बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। तो इसलिए क्या है कि बुद्ध में जो बलाबल का विचार किया गया है, तो बलाबल का विचार तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार से षड का भी दिया गया है कि 6 प्रकार से जो बल निर्धारित किया गया है उसके आधार पर आप क्या है कि बल का निर्धारण करेंगे। जी। तो क्या है कि वो स्थितियां बताएंगी कि उस ग्रह में कितना बल है कितना नहीं है। केवल क्या है कि नपुंसक संज्ञा मात्र से या स्त्री संज्ञा मात्र से, पुरुष संज्ञा मात्र से ऐसा नहीं कर सकते कि पुरुष का बल अधिक होता है, स्त्री का उससे कम और नपुंसक का नहीं होगा, ऐसा नहीं मान सकते। ये तो केवल संज्ञा मात्र है और संज्ञा मात्र से बल का निर्धारण नहीं किया जाता, बल का निर्धारण सिद्धांतों से किया जाता है। जी। जैसे शुक्र भी बुध की तरह अनेक बार अस्त होता है। हाँ, तो क्या शुक्र को भी नपुंसक संज्ञा है? नहीं, तो अस्त होने के कारण नपुंसक नहीं माना गया है। देखिए, अस्त बुध भी अस्त हो जाता है, शुक्र भी अस्त हो जाता है। दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के पैरेलल चलते हैं, उनके समानांतर चलते हैं, और समानांतर चलने के कारण क्या है कि अधिकतर अस्त हो जाते हैं। जी। तो अस्त होने की स्थितियां तो दोनों में ही आती है, लेकिन दोनों में एक बात है कि शुक्र के अंदर जो है चंचलता भी है और बुध के अंदर चंचलता नहीं, स्थिरता है। दोनों में अंतर है। तो वहां क्या है कि चंचलता के कारण उसमें और इसमें स्थिरता के कारण दोनों में स्थिति विपरीत है। जी। इसलिए बुध को तो क्या है कि स्थिरता के कारण नपुंसक कहा गया है। जी। तो इसमें जैसे और शुक्र जो है, शुक्र क्या है कि जैसे गृहस्थ जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र को क्या है कि हमने स्त्री संज्ञा कर दी उसकी, जी। इसी कारण से क्योंकि वो क्या है कि गृहस्थ जीवन का सबसे अधिक कारक ग्रह है। जी। तो शुक्र का फल उसकी बुध की अपेक्षा क्या है कि अच्छा माना गया है, लेकिन बुध का अपनी जगह अच्छा है, बुद्धि की दृष्टि से उसका अच्छा है, गृहस्थ जीवन की दृष्टि से शुक्र अच्छा है। तो दोनों में हम क्या है कि कम ज्यादा वाली भाव नहीं ला सकते इसमें, क्योंकि दोनों का जो संबंध है वो भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है। तो दोनों क्या है कि इसमें अपनी अपनी भूमिका का अलग अलग निर्वाह करते हैं। ये है कि शुक्र को हम क्या है कि निर्बल नहीं कह सकते, इसी प्रकार से क्या है कि बुध को भी हम निर्बल नहीं कह सकते। जी। जैसे बृहस्पति एक शुभ ग्रह माना जाता है, तो क्या यह भी बुरा फल देने वाला हो सकता है बृहस्पति ग्रह? देखिए, बृहस्पति भी बुरा फल देने वाला हो सकता है। वैसे क्या है कि अच्छा ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और इसका क्या है कि स्थिति फल भी अच्छा माना गया है और इसका दृष्टि फल भी अच्छा माना गया है। जी। लेकिन ये कब होता है? जब देखिए या तो किसी खराब ग्रह से इसकी युति हो जाए, तब क्या है कि अनिष्टकारक फल देने लगता है। जैसे क्या है कि राहु और बृहस्पति एक साथ हो जाएंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बृहस्पति क्या है कि जो है वो खराब फल देने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खराब ग्रह के साथ बैठ गया है। तो इसलिए क्या है कि उस समय इसका जो फल है वो अशुभ होगा। इसी प्रकार से क्या है कि शुक्र के साथ बैठ गया, तो शुक्र क्या है कि इसका बिल्कुल विरोधी, एकदम से अत्यंत शत्रुता है दोनों में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बृहस्पति की स्थिति बदल जाएगी और वो क्या है कि खराब फल देने लगेगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र से पीड़ित हो जाता है। शुक्र बृहस्पति से पीड़ित नहीं होता, लेकिन बृहस्पति शुक्र से पीड़ित होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां पर बृहस्पति खराब फल दे सकता है। शुक्र की दृष्टि होगी, मान लीजिए शुक्र सप्तम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है, तो भी क्या है कि बृहस्पति का फल जो है वो वहां पर अनिष्ट कारक हो जाएगा। या फिर अच्छे भाव का बृहस्पति मालिक होकर के यदि खराब भाव में बैठ गया, जैसे अष्टम भाव में बैठ गया, तो वहां पर भी क्या है कि बृहस्पति का फल जो है वो खराब हो जाएगा। जी। तो तात्पर्य ये कि ग्रह के शुभ मानने से या उसको क्या है कि अच्छा ग्रह कहने से ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा फल ही देगा। बुरे फल की स्थितियां भी क्या है कि उसमें उत्पन्न हो सकती है और होती ही है। तो ये क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में जो कहा गया है उस पर क्या है कि अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए, तब क्या है कि उसकी स्थिति का पता लगेगा कि इसकी स्थिति क्या है कि अच्छा फल देगी या खराब फल देगी। जी। जैसे जो शुक्र ग्रह है उसमें जो शनि एवं राहु उसके मित्र हैं, दोनों शनि और राहु शुक्र के मित्र हैं, तो फिर भी इसे अच्छा क्यों कहा गया है? देखिए, शनि और राहु से मित्रता होना एक अलग चीज है। शनि और राहु भले ही खराब ग्रह है, लेकिन वो शुक्र बहुत ज्यादा खराब तभी होता है जब शनि या राहु से उसकी मित्रता हो। मित्रता का मतलब यानी उसकी युति हो या उसको दृष्टि संबंध प्राप्त हो रहा हो। तो शनि का दृष्टि संबंध प्राप्त हो गया या युति संबंध प्राप्त हो गया तो शुक्र को बल मिल जाता है।
तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए क्या है कि शनि अशुभ फल देने वाला हो रहा है, तो फिर शुक्र अच्छा फल देते हुए वो अशुभ फल देने वाला बन जाता है। जी। तो शुक्र की अच्छी स्थिति को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ क्या है कि शनि राहु की युति तो नहीं हो रही है, शनि राहु की कोई विशेष दृष्टि तो नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए शनि की तृतीय दृष्टि उस पर आ रही है, या राहु की नवम दृष्टि आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो शुक्र है वो अच्छा फल देने वाला नहीं रहेगा, फिर वो क्या है कि खराब फल देने लगेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि शुक्र कभी क्या है कि अच्छा फल दे भी सकता है। अच्छा फल कब देगा? जब वो इनसे पृथक रहेगा, यानी शनि की कोई दृष्टि फल नहीं, शनि की कोई दृष्टि नहीं आ रही है, कोई उसकी युति भी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र स्वतंत्र है। और वहां पर क्या है कि शुक्र का फल अच्छा हो सकता है, अच्छा होगा ही, लेकिन क्या है कि उसका संबंध अच्छे ग्रह से होना चाहिए। जी। जैसे क्या है कि बुध से है, अब जैसे मान लीजिए बुध उसका कोई अत्यंत मित्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुध शुक्र की युति अच्छी मानी गई है। चंद्र शुक्र की, हालांकि चंद्र शुक्र आपस में क्या है कि शत्रु माने गए, लेकिन फिर भी क्या है कि चंद्र और शुक्र की युति अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अच्छा ग्रह है और शुक्र भी क्या है कि अच्छे फल देने वाला कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों ही ग्रह यदि अच्छा फल देने वाले बने हैं तो उन दोनों की शत्रुता भी अच्छी नहीं मानी जाती और उससे जातक को अच्छा ही फल मिलता है। तो ये क्या है कि बहुत सोचने समझने के विषय हैं, जिनके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि शुक्र क्या है कि वो अच्छा फल दे सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है कि राहु का मित्र बन गया तो ये क्या है कि खराब ही फल देगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे कुछ में अशुभ कार्य होते हैं या है ना, और तो उसमें क्या शनि का योगदान रहता है? देखिए, शनि का क्या है कि सभी अशुभ कार्यों में योगदान नहीं होता है। अशुभ कार्यों में योगदान तभी होगा जब क्या है कि अशुभ फल देने वाला कोई ग्रह प्रवृत्त होगा दूसरा। शनि की तो केवल दृष्टि काम करती है, शनि स्वयं नहीं करता है। शनि की केवल दृष्टि के प्रभाव से दूसरा ग्रह करता है। तो आप ये मान के चलिए कि शनि नहीं कर रहा, शनि तो न्यायाधीश है, वो तो न्याय करता है। तो इसलिए किसी को दंड देना होता है, जैसे न्यायाधीश किसी को दंड देता है तो क्या है कि उसमें दूसरे को सहयोगी बनाता है। दंड देने का जैसे मान लीजिए क्या कि न्यायाधीश कह देता है कि इसको फांसी की सजा दी जाए, तो अब ऐसा नहीं कि न्यायाधीश खुद जाकर के उसके फांसी लगाएगा। जी। ये नहीं है, फांसी लगाने वाला तो दूसरा ही है। तो उसी प्रकार से क्या है कि वो जो खराब फल देने वाला है वो तो दूसरा ही है, शनि तो न्याय करने वाला है। तो इसलिए क्या है कि उसके कर्म फल का या उसके भाग्य का जो निर्धारण करता है कि तुझे अच्छा फल मिलना चाहिए या बुरा फल मिलना चाहिए, तो वो शनि क्या है कि अपनी दृष्टि से उसको दूसरे ग्रह को संकेत कर देता है कि तुम क्या है कि इसको ऐसा बुरा फल दो या अच्छा फल दो। तो तात्पर्य कि शनि का योगदान केवल इतना ही है। जी। धन्यवाद आचार्य महोदय। वेद विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान की इस श्रृंखला के 5वें भाग में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनंत आभार, और हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे आगामी समय में, और समय समय से आप तक ये जिम्मेदारी से हम ये अपने जानकारी पहुंचाते रहेंगे ज्योतिष को लेकर के। और इस सौजन्य के लिए व्यास बाला बख्श शोध संस्थान का विशेष आभार, धन्यवाद, प्रणाम।